क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है बोर्स थ्योरी का। इस कॉन्सेप्ट में हम क्वांटिजेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। क्वांटिजेशन, सबसे पहले कि क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटिजेशन का मतलब होता है क्वांटिटी जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ग्रेजुअली उसे, कंटिन्यूसली उसे, अब्रप्टली उसे चेंज नहीं कर सकते। बट इसको जो है ये डिसकंटिन्यूटी में इसको सर्टेन डेफिनेशन होती है, इसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है, यह क्वांटिजेशन होता है। जैसे कि एक डिस्क्रीट वैल्यू कैसे, मतलब कि मान लीजिए कि दो टैक्सी है, दो टैक्सी जिसमें हम ट्रैवल करते हैं। एक टैक्सी ऐसी है जिसमें हम पॉइंटर यानी स्पीडोमीटर लगा हुआ है। स्पीडोमीटर यानी कि जो जैसे टैक्सी मूव करेगी वैसे ही स्पीडोमीटर मूव करेगा, यानी कि ये ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली मूवमेंट पे डिपेंड है, टैक्सी की स्पीड पे डिपेंड है कि टैक्सी कितनी स्पीड से चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्पीडोमीटर चलता है। ये डिपेंड कर, वो मीटर की जो रीडिंग है जो हमने टैक्सी ड्राइवर को चार्ज पे करने हैं वो डिपेंड करेगा टैक्सी की एक्सेलरेशन पे कि टैक्सी कितनी चल रही है। दूसरा होता है फेयर मीटर। दूसरी टैक्सी में फेयर मीटर लगा हुआ है। फेयर मीटर क्या होता है? फेयर मीटर होता है एक डिसकंटिन्यू मल्टी जो रुपीज में होता है, 1 रुपीज हो गए, 2 रुपीज, 1 रुपीज, 1 रुपी, 1 रुपी रुपीज में चलता है, यानी कि इसको फेयर मीटर बोलते हैं। यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू बताता है ये रुपीज में कि आप यहाँ से चढ़े थे और यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉप किया है तो आपके इतने रुपीज हो गए, वो फेयर मीटर होता है। एक टैक्सी में स्पीडोमीटर है जो टैक्सी की एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग अपनी बता रहा है कि कितनी रेंज हुई है, कितने चार्ज हुए हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, और दूसरा है कि जो रुपीज में बताया कि इतने रुपीज हो गए हैं। तो अलग अलग चीज है, एक कंटिन्यू है, एक डिसकंटिन्यू है। कंटिन्यू स्पीडोमीटर वाला है, डिसकंटिन्यू है जो कि रुपीज में है। तो फेयर मीटर जो कि रुपीज में रिप्रेजेंट करता है। तो जो टैक्सी होती है जो क्वांटिजाइज्ड होती है, एक तो स्पीड में हो रही है, लेकिन रुपीज वाले में स्पीड कोई मैटर नहीं करती, स्पीड मैटर नहीं करती है रुपीज वाले में, स्पीड चाहे जितनी मर्जी हो, रुपीज मैटर करते हैं। अब एटम्स के केस में भी यही होता है। बोहर्स जो पोस्टुलेट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवोल्यूशन करते हैं, मूव करते हैं न्यूक्लियस के सराउंड एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में, और कंटिन्यू रिवॉल्व करते हैं। जब वो एक ही ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं उस टाइम पे ना तो कोई एनर्जी गेन होती है और ना ही कोई एनर्जी लूज होती है। यानी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की हम उसे चेंज नहीं कर सकते कंटिन्यूसली, ठीक है। उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है उस टाइम पे, उसको हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिजाइज्ड बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वांटिजाइज्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटिजाइज्ड। तो यूजफुलनेस जो है बोहर्स मॉडल की वो इसमें हम आज कर रहे हैं। सबसे पहले है कि ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। बोहर्स मॉडल में, बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी को लूज कर रहे हैं, जब अगर कोई भी उस बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में अगर मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को लूज या गेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो यूज लो एनर्जी होती है वो कंटिन्यू जो होगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में घूम रहा है, तो स्टेबिलिटी बताता है एटम की। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को, यानी बोहर्स थ्योरी में सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन दी गई है हाइड्रोजन एटम की, कि जो इलेक्ट्रॉन बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो एमिट करते हैं ना ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है। जो एटम है वो अगर उन्हें हाई टेम्परेचर दिया जाए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाए, तब इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपनी नॉर्मल स्टेट से, यानी कि नॉर्मल स्टेट यानी जो कि ग्राउंड स्टेट होगी उससे जंप करता है अपने से हाई एनर्जी लेवल पे, यानी जहां पे जिस ऑर्बिटल में वो जा रहा है एक्साइट होगी उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जहां पे जिस ऑर्बिटल में वो एक्साइट होके है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है,
और फिर वो वापस से अपनी एनर्जी लेवल पे आ जाता है, यानी कि जहाँ पे वो था वहीं आ जाता है 1 या 2 जंप करके। तो इसमें क्या है कि जो एनर्जी होती है इस टाइम पे जब वो जंप करता है, पहले एब्जॉर्ब करे, जब वो जंप करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो रिलीज करेगा एनर्जी को। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि ये है एंड इलेक्ट्रॉन है En1 स्टेज पे है, इसे कोई टेम्परेचर दिया, अगर इसे टेम्परेचर देंगे तो वो एक्साइट करके अपनी हायर पोजीशन लेवल पे, यानी 1 या 2 या 3 ऑर्बिटल्स में जंप करेगा, En2 लेवल पे चला जाएगा। लेकिन ये क्या, इस टाइम पे एनर्जी अब वो एब्जॉर्ब कर रहा है फिर जा रहा है, लेकिन जब कुछ टाइम बाद वो वापस आएगा तो वो क्या होगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है V से, जिसे डिनोट किया जाता है फोटोन्स की, लाइट, फोटोन ऑफ लाइट की जो एमिटेड होती है वो डिपेंड करती है एनर्जी डिफरेंस पे। 2 एनर्जी लेवल होते हैं इसमें, E21 और -E1, इनका जो डिफरेंस है, तो HV इज इक्वल टू होता है E2 -E1, यानी V जो फ्रीक्वेंसी है E2 -E1 अपॉन H होता है। E2 हायर एनर्जी लेवल है, E1 लोएस्ट एनर्जी लेवल है, और जो H है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। जो फ्रीक्वेंसी है वो रिलीज होती है, जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, V इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा के होगा। तो ये क्या होगा, C अपॉन लैम्डा, यानी E2 माइनस E अपॉन H के इक्वल होगा। तो इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू, इसको लैम्डा के इक्वल रखा, लैम्डा इज इक्वल टू HC अपॉन E2 माइनस E1 के इक्वल हो गया। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है हर एक फोटोन की, वो एमिट होती है, अपीयर करती है एक लाइन स्पेक्ट्रम को, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करती है। इसमें हेल्प इक्वेशन के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये इसको जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सिमुलेशन appearance of a large number of lines in a hydrogen spectrum। देखिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ हम जानते हैं, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है इसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। अब इसमें 5 सीरीज होती हैं। 5 सीरीज कौन सी होती है, एक तो होती है लेमैन सीरीज जिसे अल्ट्रावायलेट कहते हैं, नेक्स्ट है बेलमर सीरीज जिसे कि विजिबल बोला जाता है, थर्ड है पैशन सीरीज जिसे इंफ्रारेड बोला गया है, नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज जिसे भी इंफ्रारेड ही बोला गया है, नेक्स्ट है पिफंड सीरीज जिसे भी इंफ्रारेड ही बोला गया है। अब देखिए हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन के बाद, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो या फिर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें से पास करते हैं, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो टूट जाते हैं और टूट के हाइड्रोजन एटम बना लेते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग हाइड्रोजन एटम के, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही टूटता है और एटम बना देता है। अलग अलग अमाउंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ एटम्स जो होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। जैसे कि मैंने 5 सीरीज बताई हैं, जैसे कि सेकंड हमारा अलग अलग लेवल्स हैं, सेकंड एनर्जी लेवल होता है जैसे LMNO से डिनोट किया जाता है, जैसे कि K में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो L लेवल पे चला गया, दूसरी सीरीज में सेकंड एनर्जी लेवल पे चला गया, यानी कि सेकंड ऑर्बिटल में चला गया, M थर्ड पे चला गया, N यानी फोर्थ ऑर्बिटल में चला गया, O यानी कि फिफ्थ एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इस तरह से इसे डिफाइन करते हैं। जो लाइफ टाइम होता है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन हीट की वजह से एक्साइट हुए हैं और जिस ऑर्बिटल में गए हैं वो बहुत कम होता है, और वो कुछ टाइम बाद अब वापस से अपनी एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, 1 या 2 जंप करके, उस टाइम पे वो एनर्जी को रिलीज कर देते हैं।
तो अलग अलग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अलग अलग ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ये करते हैं एनर्जी को अलग जो एमिट करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब वो वापस से अपने लाइन स्पेक्ट्रम में अपने ऑर्बिटल में आते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम में जैसे कि मैंने ये कहा है कि 5 लेवल्स होते हैं। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इसमें देखिए n 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस दी गई हैं। तो इसमें जो है 5 लेयर्स हैं, यानी कि 5 पार्ट्स में से डिफाइन किया गया है। 5 जैसे कि सबसे पहली है लेमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट है, दूसरी एंटो बेलमर सीरीज जो कि विजिबल है, विजिबल रीजन है। नेक्स्ट है पास्चन सीरीज जो कि इंफ्रारेड है, और ब्रैकेट सीरीज और पिफंड सीरीज ये भी इंफ्रारेड है। तो इस तरह से इन्हें डिफाइन किया गया है। अब देखिए फर्स्ट सीरीज है, मान लीजिए कि लेमन सीरीज में यानी कि n यानी 2 3 4 यानी कि 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 से इलेक्ट्रॉन क्या फ्रॉम आए हैं वहां से, ठीक है, और 2 या 3 जंप करके वो क्या होते हैं n1 लेवल पे आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे लेमन सीरीज बोलते हैं। दूसरी सीरीज है कि वो 3 4 और 5 लेवल से जंप करके 2 पे आ जाए, फ्रॉम 3 4 5 से 2 पे, तो n इज इक्वल टू 2, तो ये बेलमर सीरीज है। सेम ऐसे ही कि 4 5 6 7 से जंप करके 3 पे आ गए, तो ये पास्चन सीरीज है। नेक्स्ट है 5 6 7 से 4 पे आ गए, यानी कि ब्रैकेट सीरीज पे आ गए, यानी 6 7 8 से जंप करके यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 पे आ गए, तो ये पिफंड सीरीज है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये लाइन लाइज होती हैं, ये जो है लाइन लाई कर रही हैं पर्टिकुलर लेवल पे। तो ये जो है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये तो है बोहर्स मॉडल के जो लाइन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो लाइंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। जो बोहर्स मॉडल की कुछ लिमिटेशन है, फर्स्ट है कि ये इनेबल है एक्सप्लेन करने में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को। बोहर्स थ्योरी जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को, जो कि हमने अभी अभी किया, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को। लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल ही इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। ये लाइन स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए नहीं है, सिंगल स्पेक्ट्रम है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी लाइन एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम को ये शो करने में फेल हो गया। तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप जो है बेटर रिवोल्यूशन पावर होती है जो हम यूज करते हैं, तो उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो रिप्रेजेंट किया है, उसकी लाइन को रिप्रेजेंट किया है, स्प्लिट किया है नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस लाइन को, जिसे फाइन स्पेक्ट्रम बोला गया है, जिसे लेकिन इसमें प्रॉपरली से एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन को लेकर इसे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है ये एनेबल है एक्सप्लेन करने में लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि इनेबल है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग लाइन को एक्सप्लेन करने में अनेबल है। यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि स्ट्रैक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होते हैं, देखिए अगर हम प्रोड्यूस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम जैसे कि हमने हाइड्रोजन का किया है, तो जो हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स से क्या होती है, एमिट होती है रेडिएशन, और उसे प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। रेडिएशंस हैं जिसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया या फिर लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। लाइंस को मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक दोनों में से किसी एक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो जो हर एक स्पेक्ट्रम लाइन होता है वो स्प्लिट हो जाता है और लाइंस में, नंबर ऑफ लाइंस में। तो ये जो स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रा बनता है लाइन का, अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनता है तो इसे जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और अगर ये स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रा लाइन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है, तो ये स्ट्रैक इफेक्ट होता है। लेकिन बहुत मॉडल्स ऑफ एटम इस चीज को एक्सप्लेन करने में अनेबल रही हैं, ठीक है, इसमें इनेबिलिटी है इसमें। नेक्स्ट है
इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ एटम, यानी कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में, यानी एक ही प्लेस में मूव करते हैं। उन्होंने एक फ्लैट मॉडल दिया है एटम का, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल इन्होंने मॉडल नहीं दिया। इन्होंने एक फ्लैट मॉडल तो प्रोवाइड किया लेकिन 3 डायमेंशनल मॉडल को प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन करने में यानी इनेबिलिटी रही है इनकी। नेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनेबिलिटी टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये तो हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इन्होंने क्या किया है कि हम प्रॉपरली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को जानते हैं जो कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। जो एटम्स हैं वो लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये जो है इनका पर्टिकुलर शेप होती है। बोहर्स मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस चीज को वो बहुत सारी चीजें हैं जो वो प्रॉपरली जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। एक तो उन्होंने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट नहीं बताया। दूसरा जो डुअल नेचर होता है मैटर्स का, और हर्सबर्ग जो अनसर्टेन प्रिंसिपल होता है वो उस चीज को इन्होंने नहीं बताया। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने एक्सप्लेन सब कुछ किया था लेकिन इन चीजों को बताने में अनेबल रहे थे। उन्होंने इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो है ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब लाइन स्पेक्ट्रम जो हमने हाइड्रोजन का किया है, वो जो लाइन स्पेक्ट्रम हमने किया है वो सिर्फ हाइड्रोजन का है। सिंगल क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल एटम होता है, उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका लाइन स्पेक्ट्रम शो किया है। लेकिन मल्टीपल अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका रिप्रेजेंट नहीं किया गया, और वो भी सिंपल किया है, 3 डायमेंशनल नहीं किया है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।